अगर आपके जगह कोई पंडित होता, आपके जगह कोई और होता, दूसरा उच्च वर्णीय होता, बनिया होता, तो क्या इतनी सटीक बात वो कह सकता था? और वो कभी नहीं बोलता था। उसमें लेसन का जो पहला ये था, हेडिंग था, ज्ञान पिपासु डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। वो उसमें बोलता था रक्त पिपासु डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, क्योंकि उनमें ये भावना थी कि ये आदमी कैसे पड़ गया। हमारे आरक्षण का विरोध करने वाला कौन होता है? मुसलमान नहीं होता है। हमारे संत महात्मा जो है, उनको प्रताड़ित करने वाले, उनको दिग देने वाले मुसलमान नहीं थे, ब्राह्मण ही थे। हम में जब सुधार की बात आती है तो उसके ऊपर वो बैठ जाते। और मैं सारे ब्राह्मणों को नहीं बोलता भाई, मैं नारंगी ब्राह्मणों को बोलता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। आपने अभी 2 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला जो कि एजुकेशन को लेकर था। आपने नेशनल इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल की बातों को बड़े अच्छे तरीके से सुना। उस पर बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे कॉल मेरे पास आए। लेकिन अंत में जो वीडियो का सेकंड पार्ट था, उसमें अंत में एक थोड़ी सी मिस्टेक शायद जो गुरुदेव है हमारे वो कर गए। उन्होंने 3 चीजों के लिए कह दिया कि इनके लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए। उन्होंने एजुकेशन का नाम लिया, उन्हें स्वास्थ्य का नाम लिया, उन्होंने रक्षा का नाम लिया। यानी कि एजुकेशन, हेल्थ और डिफेंस, तीनों जगह आरक्षण नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे साथ अभी मेहमान है अविनाश काकड़े जी। स्वागत है जी आपका। नमस्कार। काकड़े साहब कॉल करते हैं और काकड़े साहब को बात जो है खटकती है। काकड़े साहब उसके बाद बताते हैं कि इसमें शायद गुरुजी से कोई मिस्टेक हुआ है, तो उसी के लिए हम बातचीत करेंगे, उसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं जी? जैसा कि गुरुजी ने उसमें बताया है कि इन तीनों चीजों के लिए रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये चीजें गलत हैं। आप किस तरीके से उस चीज को देख रहे हैं और आपने जो वीडियो पूरी देखी उसमें आपको क्या ठीक लगा? नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े हूँ नागपुर से। गुरुजी ने बहुत सही बातें बोला, बहुत सारे फिगर्स दिया और बहुत अच्छी बातें बोला, सटीक बातें भी बोला और सही बातें भी बोला। मगर कैसा होता है कि हमारे जो कृषिकुल वंशज लोग होते हैं, वो पढ़ लिख लेते तो अपने ही लोगों को छोटा समझने लग जाते। अपने ही लोग, मैं उनपे नहीं कटाक्ष कर रहा हूँ, मैं जनरल बोल रहा हूँ कि हमारे जब लोग पढ़ लिख जाते हैं तो उनको हमारे लोग मूर्ख लगने लग जाते हैं। गुरुजी ने एक सरकास्टिक कमेंट्स किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में, रक्षा में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मैं गुरुजी से विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ, क्या रिजर्व से आने वाले जो बच्चे होते हैं उनको आप कमतर आंकते हो, छोटा समझते हो, ओछा समझते हो, क्या समझते हो? कम मेहनती समझते हो? क्योंकि गुरुजी को ये क्लियर करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि सब कुछ अच्छा होता है मगर उसका एक्सेप्टेंस उसी वक्त हो जाता है जब वो आरएसएस की भाषा बोलने लग जाता है, उस वक्त उनका एक्सेप्टेंस होता है। गुरुजी ने बोला था कांग्रेस के जमाने में कितनी 4% शिक्षा होती, बजट होता था, अभी बजट इन्होंने 2.6% कर दिया है। ये बहुत सही बातें है, मगर थोड़ी सी आरक्षण की बात मुझे समझ में नहीं आई। मैं गुरुजी से पूछना चाहता हूँ कि गुरुजी, क्रीडा, हायर जुडिशियरी, सांस्कृतिक मतलब फिल्म, नाटक, संगीत और वाइस चांसलर, इस पदों पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। आपके कितने लोग हैं उसमें? रिजर्वेशन कोई समाज सुधार कार्यक्रम नहीं है, आर्थिक सुधार कार्यक्रम नहीं है। मगर हमारे देश में जो हजारों सालों से चला था कि किन्हीं क्षेत्र के लिए लोगों के लिए वर्जित कर दिया, आपको उस क्षेत्र में घुसने नहीं दिया। आपके जैसा विद्वान आदमी अगर प्रधानाचार्य नहीं होता, मैं ये नहीं बोलता कि आप रिजर्वेशन के कारण हुए, क्योंकि गुजरों को कोई रिजर्वेशन नहीं है, कृषिकुल वंशजों को कोई रिजर्वेशन नहीं था। अगर नहीं होता तो आप जिस टैलेंट के साथ में, जिस विद्वत्ता के साथ में ये सारे फिगर्स रख रहे हैं, ऐसे फिगर्स कोई संघी या कोई ब्राह्मण रख सकता था? आपको शिक्षा की चिंता इसलिए है क्योंकि आप शिक्षा सर्वमान्य करवाना चाहते हो, सबके लिए करना चाहते हो, इसलिए आपको चिंता है। आपको ये भी चिंता है कि हमारे नंबर्स बढ़ गए हैं मगर क्वालिटी खराब हो गई है हमारी। क्वांटिटी बढ़ गई मगर क्वालिटी खराब हो गई, बहुत सही बात बोला। मगर आप अगर उस पद पर नहीं पहुंचते, हमारा कृषिकुल वंशज हो आप, इसलिए मुझे गर्व है। सुशील कुमार जी हमारे बीच में से है, इसका मुझे गर्व है
मगर उन्होंने जो बात बोला, अगर आपके जगह कोई पंडित होता, आपके जगह कोई और होता, दूसरा उच्च वर्णीय होता, बनिया होता, तो क्या इतनी सटीक बात तो कह सकता था? बिल्कुल नहीं कह सकता था। कोई नहीं कहता है, क्योंकि आज देखिए 90% वाइस चांसलर आरएसएस ने अपने बना दिए। आपको शिक्षा का नया पॉलिसी जो लाया, उसमें 3 स्टेज पॉलिसी लाया, उसके ऊपर भी गुरुजी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे नहीं। उन्होंने जैसा बोला कि 6वीं क्लास तक एजुकेशन का हमने खत्म कर दिया। जिस पीरियड में 50% बच्चे पढ़ते हैं, मतलब जिंदगी में जितना पढ़ता है उसमें से 50% उस स्पैन में पढ़ता है, उसको अनिवार्य शिक्षा से हमने हटा दिया। ये बिल्कुल बात सही है, मगर ये भी बात उतनी ही सही है कि कोई रिजर्वेशन से एडमिशन ले सकता है। आपकी मेडिकल में एडमिशन हो सकती है, आपकी एजुकेशन में एडमिशन हो सकती है, आपकी इंजीनियरिंग में एडमिशन हो सकती है रिजर्वेशन से कम मार्क्स से। मगर क्या एग्जाम में कोई रिजर्वेशन होता है? परीक्षा जब देता है तो सामान्य क्लास का बच्चा जो एग्जाम पेपर छुड़ाता है, वही पेपर इसके लिए भी होते हैं, और वहां उनकी जात एग्जाम पेपर के जो जो आंसर पेपर होते हैं उस पर जाति नहीं लिखी होती है। वो जितने मार्क उसको लिखा है, जिस तरीके से उसने लिखा है उसी तरीके से उसको मार्क मिलते हैं। तो गुरुजी, इसके रिजर्वेशन के द्वारा अगर उसको मिला है कुछ, तो उसका कारण है कि मैं शहर में रहता हूं, मेरे बेटे को जितनी फैसिलिटी है, जितना हम माँ बाप उसको दे सकते हैं, जितना उसके नजदीक सारे ट्यूशन क्लासेस है, बुक्स अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है, क्या गांव के बच्चों को है अवेलेबल? क्या किसी मेरा कम्युनिटी का जो गांव में बच्चा रहता है उसको अवेलेबल है? उतनी बात छोड़िए, क्या मेरा भाई अगर कोई गांव में रहता है, खेती किसानी करता है, तो उसको वो अवेलेबल है? अगर नहीं है तो उसके लिए अगर विशेष अवसर देते हैं, लोकतंत्र का मतलब है कि विशेष अवसर देना, जो पीछे है उसको हमारे बराबरी में लाने के लिए विशेष अवसर देना। इसका विरोध मैं भी करता था। आप जो गुरुजी बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी शिक्षा भी ऐसे स्कूल में हुई थी जो आरएसएस के द्वारा चलाया गया स्कूल था। वहां एक मास्टर था हमारा, मैं मास्टर का नाम लेके उनको अपमानित नहीं करना चाहता हूं, मगर वो ब्राह्मण मास्टर था। उसने हमको बाबा साहब आम्बेडकर का 15 मार्क का लेसन 10वीं में नहीं पढ़ाया था, और वो कभी नहीं बोलता था। उसमें लेसन का जो पहला ये था, हेडिंग था, ज्ञान पिपासु डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। वो उसमें बोलता था रक्त पिपासु डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, क्योंकि उनमें ये भावना थी कि ये आदमी कैसे पढ़ गया, ये आदमी पढ़ के और हमारे इसमें लेसन में कैसे आ गया। सचिन तेंदुलकर जो 10वीं में फेल हुआ था, मगर 10वीं के एग्जाम में उसका लेसन आता है। उपलब्धि एजुकेशन के परसेंटेज से नहीं होती, ये मास्टर साहब बराबर बोल रहे हैं, मगर वो जाति से भी नहीं होती। और जाति विशेष को मार्क देने का जो सिलसिला हमारे देश में चल रहा है, एक स्कूल में जब उच्च वर्णीय मास्टर होता है, आपने देखा होगा राजस्थान का किस्सा, कि राजस्थान में उस बच्चे को घड़े का पानी पीने के लिए कितना बवाल हुआ। सही होगा गलत होगा मुझे नहीं मालूम, मैं कोई इन्वेस्टिगेशन करने नहीं गया, मगर ये हमारे गांव में है कि नहीं है? अगर गांव में है तो बच्चे को अगर एजुकेशन बराबरी के हिसाब से नहीं मिलता है, तो क्या वो 10th में कॉम्पीट कर सकेगा? क्या वो इंजीनियरिंग में कॉम्पीट कर सकेगा? क्या वो एमबीबीएस में कॉम्पीट कर सकेगा? अगर नहीं कर सकेगा तो फिर उसको विशेष अवसर देने की जरूरत है या नहीं देने की जरूरत है, ये मास्टर साहब हमको थोड़ा सा बता दे, तो हम भी उसमें एनलाइटन हो जाएंगे, हम भी उसमें कुछ बुद्धिमत्ता प्राप्त कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे इसमें जो शिक्षा स्वास्थ्य में है जो लोग, उनकी एग्जाम अलग नहीं होती है, मगर सुरक्षा में जो लोग हैं उसमें आप अफसर लोग हमारे कृषि कुल वंशजों के बहुत कम पाओगे। एग्जाम ही इसी तरह से ली जाती है, और एग्जाम सेट करने वाले और पर्सनल लेने वाले लड़के इस तरीके से, वो अफसर इस तरीके से होते हैं कि हमारे लड़के पास ना हो। आप परसेंटेज निकाल के देख लीजिए, लड़ाऊ कौम हमारी है कि नहीं है, व्यू नीति हम बनाते हैं कि नहीं है, मगर देख लीजिए कि हमारे बच्चे अफसर नहीं बनते। अफसर कौन बनते हैं? जिनको इनका सरकार का हित रखना। हमारा लड़का विद्रोह करता है, किसानों का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त हमारे बच्चे किसान के साथ में खड़े हो गए, अपने बाप के साथ में खड़े हो गए। आप बताइए कोई उच्च वर्णीय कोई अफसर आके उन किसानों के साथ में खड़ा हो गया? क्योंकि उनको सरकार दमन का जो कर सकता है उसी को अफसर बनाता है, उसमें रिजर्वेशन नहीं है,
तो इसमें ये बात है, आपको ये मास्टर साहब मानना पड़ेगा। सांस्कृतिक क्षेत्र में आप फिल्म स्टार जितने देख लो, मुस्लिम के लड़के हैं और ब्राह्मण की लड़कियां हैं। नाटक में भी यही हालत है। हम कितनी भी गाली दे दे आमिर खान को, शाहरुख खान को, मगर ये क्लैन चलता है, कपूर क्लैन और मोमेडियन क्लैन चलता है फिल्म स्टार लाने में और कराने में। अगर वहां कुछ होता कि भैया इतना लेना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है कि कलाकारी नहीं होती? आपको पता है नाना पाटेकर कमत्तर कलाकार है क्या? छोटा कलाकार है क्या? मगर उसको कितना संघर्ष करना पड़ा, उम्र की किस पड़ाव में वह आया, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। आप ये समझ लो कि ये जो हमारे दिमाग में डाला जाता है मेरिट मेरिट, हमारा बच्चा अगर एक इसमें पड़ जाए, एक जनरेशन बच्चा पड़ जाए, तो दूसरे जनरेशन में वो किसी के पीछे नहीं रहता है, कोई उसको डिफीट नहीं कर सकता है। सेकंड जनरेशन हमारा बाउंस हो जाता है, बाउंस, इनसे कंपटीशन में आगे चल जाता है। इसलिए जब तक हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, जब तक एजुकेशन फ्री था, आप भी पढ़े होंगे मास्टर साहब, तो फ्री एजुकेशन में पढ़े होंगे, आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं देना पड़ी होगी, मिली होगी स्कॉलरशिप, डोनेशन नहीं दिया होगा आपने, और ऐसे स्कूल में पढ़े होंगे जहां फीस नहीं देनी पड़ती है। मगर जैसे ही हमारे बच्चे पढ़ने की भरमार ज्यादा हो गई, आज एजुकेशन खरीदना पड़ रहा है। अब ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को अगर मास्टर साहब समझ ले तो बाकी मास्टर साहब एकदम शानदार आदमी हैं, हमारा कृषिकुल वंशज है, उन्होंने जो फिगर्स दिए वो बहुत शानदार फिगर्स है। मगर थोड़ा सा इसके बारे में भी जांच करे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे हैं, पीएमओ ऑफिस में कितने सेक्रेटरी हमारे दूसरे लोग हैं, राष्ट्रपति भवन में कितने सेक्रेटरी हमारे दूसरे लोग हैं। अब ये मत कहना कि हम लोगों में क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी तो आपने दिखा दिया कि आपकी क्या क्वालिटी है। आप उस पद पर पहुंचे, आपने बखिया उधेड़ दी पूरी सरकारी यंत्रणा की, शैक्षणिक धोरण की और शैक्षणिक बजट की पूरी बखिया उधेड़ दी। हमारा अगर आदमी वहां पहुंच जाता तो वो ये कर लेता था। इस पे विश्वास रखिए, आपके जैसे बाकी भी लोग विद्वान हो सकते हैं, इस पे विश्वास रखिए और आरक्षण का विरोध मत कीजिए। ये मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। नमस्कार। आप लगातार ब्राह्मणों का नाम ले रहे हैं, 3 बार आप ब्राह्मण के बारे में, पंडितों के बारे में कह चुके हैं। ऐसा क्या है कि आप फोकस हमेशा, मैं देखता हूँ आपकी और भी वीडियो मैंने देखे, आप लगातार ब्राह्मणों के ऊपर कोई ना कोई कटाक्ष करते रहते हैं। अभी आरक्षण की बात आई, आपने तुरंत ब्राह्मणों का नाम ले दिया। एजुकेशन की बात आएगी तब आप ब्राह्मणों का नाम लेते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में, चाहे वो वाइस चांसलर हो, सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो, हर जगह आप लगातार ब्राह्मणों के ऊपर इतना टारगेट क्यों रखते हैं? क्या कारण है इसके पीछे? उसके पीछे ये कारण है कि किसी कम्युनिटी ने, उसी कम्युनिटी ने हमारे सारे इस पे, जैसे ही रिजर्वेशन गुजरों को मिलता है, मराठों को मिलता है, एक कोर्ट में केस चली जाती है, केस डालने वाला किसका सपोर्टर होता है आप देख लो। हमारे आरक्षण का विरोध करने वाला कौन होता है? मुसलमान नहीं होता है। हमारे संत महात्मा जो है उनको प्रताड़ित करने वाले, उनको दिख देने वाले मुसलमान नहीं थे, ब्राह्मण ही थे। हम में जब सुधार की बात आती है तो उसके ऊपर वो बैठ जाते। और मैं सारे ब्राह्मणों को नहीं बोलता भाई, मैं नारंगी ब्राह्मणों को बोलता हूं, जो संघी ब्राह्मण है, जो संघी ब्राह्मण षड्यंत्र पूर्वक आपको पिछड़ा रखना चाहते हैं, आपको ऊपर उठने नहीं देने के लिए सारे षड्यंत्र करते रहते हैं। गुजरों को जाटों के विरोध में लड़ाने का कोई काम कर रहा होगा तो वो वही है जो नारंगी यानी पौध है, नारंगी फौज है, वही लोग है। और उसमें हमारे लोग बरगला में आ जाते हैं, तो कुछ गुजर भी ब्राह्मण बन चुके हैं, कुछ जाट भी ब्राह्मण बन चुके हैं, और मैं बताता हूं कि कुछ जाटों भी ब्राह्मण बन चुके हैं। खाली ब्राह्मण एक कम्युनिटी नहीं, वो विचार है कि हमारे भाषा से, हमारे शिक्षा से, हमारे रंग से हम सर्वश्रेष्ठ हो गए, ये कहने वाला जो क्लास है वो ब्राह्मण है। नहीं, जैसा आप कह रहे हैं, आप आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमारी वजह से लोग जो हिंदू थे वो मुसलमान बन रहे थे, हमारी वजह से बंद हुआ है। आज देश में आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में आरएसएस की ही सरकार है। कितना क्राइम था अखिलेश यादव की सरकार में, आज आरएसएस आगे बढ़ रहा है, क्राइम कैसे खत्म होता जा रहा है। आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं आरएसएस के ऊपर? क्राइम किसको बोलते हो आप? खाली गुंडागर्दी को क्राइम बोलते हो? आपको आर्थिकता से लूटा गया उसको आप क्राइम नहीं बोलते हो? आपकी शिक्षा लूटी गई उसको आप क्राइम नहीं बोलते हो? अरे अपराध अगर ऐसा क्रिमिनल अपराध करेगा, खाली शारीरिक अपराध अगर करेगा तो एक जनरेशन खराब होगी, एक व्यक्ति का लाइफ खराब होगा।
मगर अगर वो बौद्धिक अपराध होता है तो जनरेशन बाय जनरेशन खराब हो जाता है। जी वो बौद्धिक अपराध कर रहे, बौद्धिक अपराध में उन्होंने हमारी शिक्षा समाप्त कर दी, हमारे मजदूरों के अधिकार समाप्त कर दिए, हमारे जितने इंस्टीट्यूशन थे जिसके द्वारा हमारा उत्कर्ष हो रहा था वो समाप्त कर दिया, हमारे आदर्शों को समाप्त करने के पीछे लगे हुए हैं। गांधी को सुबह प्रातः स्मरणीय बोलते हैं, शाम होते होते गांधी की बदनामी करते हैं। सरदार पटेल को उन्होंने इतना बड़ा स्टैचू पैदा कर दिया, स्टैचू लगा दिया, मगर सरदार स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखवा दिया। ये आपके आराध्यों को बदलने का और आपकी बौद्धिकता खराब करने का काम करता है। आप बताइए कि आपके यहाँ का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जिसको नाम दिया था पृथ्वीराज चौहान या कौन? मीरभोज। मीरभोज, लड़ाई किसके बीच में लगवा दिया? उसे गुज्जर और राजपूत आमने सामने आ गए ना। ये बोलते हैं बौद्धिक लड़ाई, ये बोलती है भावनिक दोहन, और ये भावनिक लड़ाई और भावनिक दोहन में हमको उसी में लटका के रखते हैं, और सारे संसाधनों पर, सारी शिक्षा पर, सारे पैसों पर, सारी अर्थव्यवस्था पर, सारे जो ये होते क्या बोलते हैं उसको, सांस्कृतिक साधनों पर कब्जा जो कर लेते हैं आपको लड़ा के, उनका विरोध क्यों नहीं करूं मैं? जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और इस चीज को समझाया। हम कोशिश करेंगे दोबारा गुरुजी के पास जाएं, जो हमारे और प्रधानाचार्य उनसे बात आपके करें। आपके राज्य में तो पूरा फाड़ा है मेरे पास में कि मिर्जापुर के पवन जायसवाल ने मिड डे मिल्क में नमक और रोटी का बात उठाया, तो वो कहाँ है अभी देख लो। फादर स्टेन स्वामी का क्या कर दिया इन्होंने, लैपटॉप में जानकारी डालकर उसका देख लो। संजीव भट्ट आईएएस का क्या कर दिया इन लोगों ने, वो देख लो। अमित ठाकुर आपके यहाँ का है, मुलायम सिंह ने कुछ कमेंट्स कर दिया था तो मुलायम सिंह को सबने प्रताड़ित किया था, ट्रोल कर लिया था। अब अमिताभ ठाकुर जब रिटायर्ड हुआ तो उसने अपने घर पे पट्टी लगाया, जबरन रिटायर्ड आईएएस अधिकारी। अब कहाँ है गैंग? वो जो मुलायम सिंह जी को ट्रोल कर रही थी, वो गैंग कहाँ पर है अभी? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने उसको न्याय दिया? अमिताभ ठाकुर को न्याय दिया? वो तो ठाकुर था, ये किसी के सगे नहीं, संगी किसी का सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया, और हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द गुरुजी के पास जाने की, और इन्हीं सवालों पर दोबारा उनसे वार्ता होगी। एजुकेशन की बात हो गई थी, लेकिन अब रिजर्वेशन पर बात होगी, और हम भी पूरी तैयारी के साथ जाएंगे ताकि सवाल जो है हमारे उनसे कठिन हो। और आपका धन्यवाद, आप हमें लगातार समय देते हैं, हमारे बीच में आते हैं, किसानों के बच्चों को जागृत करने की कोशिश करते हैं, और जो मोटिवेशन आपसे मिलता है हमारे दर्शकों को, उसके हमारे दर्शकों के बहुत मेरे पास कॉल भी आई कि इस तरह के लोगों का वीडियो होना चाहिए ताकि हमें मोटिवेशन और नॉलेज दोनों मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार।